हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट यानी कि HGP। इसके प्रीवियस सेशंस के जितने भी वीडियोस हैं ऑलरेडी अवेलेबल हैं। आप जेनेटिक्स जब भी स्टार्ट करें बिल्कुल बेस से स्टार्ट करें और आज का सेशन होगा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को लेकर। इसके बाद हमारी एक और वीडियो आएगी दैट इज DNA फिंगरप्रिंटिंग। इसके बाद ये चैप्टर जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो बेसिकली ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है आपको यहाँ पर सबसे पहले समझने वाली ये बात होनी चाहिए कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आखिर कैसा प्रोजेक्ट है। तो इस प्रोजेक्ट को समझने की ज़रूरत है। तो एनसीईआरटी कहती है इन द प्रीसीडिंग सेक्शंस यू हैव लर्नड दैट इट इज द सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन डीएनए दैट डिटरमाइंस द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ अ गिवन ऑर्गेनिज्म। मान लीजिए ये पर्टिकुलर एक ऑर्गेनिज्म है। अब इस ऑर्गेनिज्म ये ऑर्गेनिज्म जैसा भी है ना, ये ऑर्गेनिज्म जैसा आपको दिख रहा है ये ऐसा इसलिए है क्योंकि इस ऑर्गेनिज्म का डीएनए ऐसा है ना, ये अपने डीएनए की वजह से ऐसा है। अब डीएनए की अगर हम बात करें तो डीएनए के ऊपर क्या होते हैं, सीक्वेंसेस होते हैं। आपने न्यूक्लियोटाइड बेसिस पढ़े थे, है ना। अब वो सीक्वेंसेस क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस करते हैं। आपने एक जीन एक्सप्रेशन भी पढ़ा है इसके प्रीवियस सेशन में। अब वो एक्सप्रेस करके, अब मान लीजिए ये एक्सप्रेस करके आई कलर के लिए प्रोटीन बना रहा है, ये एक्सप्रेस करके आपके हेयर कलर के लिए प्रोटीन बना रहा है, ये हाइट के लिए। तो कहने का मतलब जैसी भी इसके पास प्रोटीन बन रही है ऐसा ही ये इंडिविजुअल आपको देखने में लगेगा। ठीक है। अब ये इंसान गोरा है, ये इंसान छोटा है, इस इंसान के कर्ली हेयर है, इस इंसान के फिंगर छोटे छोटे हैं। तो इसमें ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके पास ऐसा डीएनए है। बात समझ में आ गई? अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी इंसान या कोई भी ऑर्गेनिज्म, बेटर होगा कि हम ह्यूमन को लेकर ही चलें, तो यहाँ पर वो इंसान ऐसा इसलिए दिख रहा है क्योंकि उसके पास डीएनए ऐसे हैं। अब डीएनए के ऊपर सीक्वेंसेस वैसे हैं इसलिए ऐसा है। इन अदर वर्ड्स जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और एन इंडिविजुअल, आप एक ऑर्गेनिज्म की बात कर लें या एक इंडिविजुअल की ही बात कर लें, लाइज इन द डीएनए सीक्वेंस। अब उसके डीएनए सीक्वेंस पर निर्भर करता है कि डीएनए सीक्वेंस कैसा है वैसा ही वो इंसान आपको दिखेगा। अब हम बात कर रहे हैं ए और बी इंसान की। एक इंसान है, यहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म है ए नाम का, ठीक है, और एक ऑर्गेनिज्म है यहाँ बी नाम का, ये बी नाम का ऑर्गेनिज्म है। तो अब ये दोनों ही ह्यूमन है, लेकिन फिर भी इन दोनों में बहुत सारे आप देखेंगे डिफरेंसेस भी हैं। ये बिल्कुल एक जैसे तो है नहीं। आप देखकर कह दोगे कि अच्छा ए से मिला था, अच्छा वहां पर मैं बी से मिला था, तो ए की जगह बी का आप नाम नहीं ले रहे हो। सो इफ टू इंडिविजुअल्स डिफर, दोनों में डिफरेंसेस हैं, तो वो भी इसके डीएनए की वजह से ही डिफरेंसेस हैं। देन देयर डीएनए सीक्वेंसेस शुड ऑल्सो बी डिफरेंट। जाहिर सी बात है, एटलीस्ट एट सम प्लेसेस। अब इसके डीएनए सीक्वेंसेस में कुछ डिफरेंस है, इसकी वजह से उसका आउटकम क्या आ रहा है कि ये दो लोग आपस में भी डिफरेंट हैं। These assumptions led to the quest of finding out the complete DNA sequence of human genome. अब ऐसा जैसा आपके और हमारे दिमाग में आ रहा है ऐसा ही साइंटिस्ट के भी दिमाग में आया। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम ह्यूमन के केस में पूरी इंटायर डीएनए का ही हम सिक्वेंसिंग कर लें। यानी कि क्या करें, हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इसी को कहते हैं, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ठीक है। तो इसमें साइंटिस्ट ने ये सोचा कि क्यों ना हम पूरी एक ह्यूमन बीइंग के जीनोम का, तो ऑर्गेनिज्म क्या है, ये है आपका ऑर्गेनिज्म, आपको पता चल गया। यानी कि गाय बकरी भेड़ नहीं, हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं। तो ऑर्गेनिज्म ये है ह्यूमन। जीनोम की बात कर रहे हैं, जीनोम होता है हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम को हम बोलते हैं जीनोम।
अब एक बात बताइए, जैसे मान लो ये डीएनए स्ट्रैंड है ना, तो इस पर यहाँ अगर ए है, यहाँ टी है, ये जी है और ये सी है, तो अगर आपको ये पता चल जाए तो क्या आप इसका कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड नहीं बता सकते? किसका कॉम्प्लीमेंट्री? ऑब्वियस सी बात है, यहाँ टी होगा, यहाँ ए होगा, यहाँ सी होगा और यहाँ जी होगा। ये भी आप बता सकते हो अगर आपको ये पता है तो यहाँ पर क्यों मेहनत की जाए कि दो, क्योंकि इसमें पैसा भी लगने वाला है, वक्त भी लगेगा, तो क्यों अपना इतना कीमती वक्त और पैसा बर्बाद किया जाए दोनों को लेकर? इनफैक्ट एक को लेकर हम चलेंगे तो दोनों आइडेंटिफाई तो हो ही जाएंगे। इसीलिए यहाँ पर हैप्लॉइड सेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, तो जीनोम का मतलब होता है हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो साइंटिस्ट ने ये सोचा कि ये पूरी जो इंटायर 2.2 मीटर की डीएनए है, ये जो 2.2 मीटर की जो ह्यूमन की केस में जो डीएनए है, 2.2 मीटर की जो डीएनए है, अगर हम इसकी इंटायर सीक्वेंसिंग कर ले, यानी कि हम ये पता कर लें कि ये सीक्वेंस आखिर है क्या, है ना, ये सीक्वेंसेस आखिर है क्या, तो अगर ये हमें पता चल जाए कि सीक्वेंसेस क्या है, किसके बाद क्या है और कौन किस चीज़ के लिए बना रहा है, यानी कि मान लीजिए यहाँ पर ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस क्या है, ATGC है, GGG है, CCC है, क्या है, ऐसी हम पूरी इंटायर सीक्वेंसेस अगर हम पता कर लें और हम ये बता दें कि यहाँ पर इस नाम की जीन इस चीज़ के लिए कोड कर रही है, ये भी हमें पता चल जाएगा। तो इसका मतलब हम ह्यूमन के बारे में पूरी डिकोडिंग कर सकते हैं, ह्यूमन जीनोम के बारे में हमें पूरा पता चल जाएगा। ठीक है, आप देखेंगे कि इतनी इंफॉर्मेशन के बाद हम बहुत सारी चीज़ों पर भी काम कर सकते हैं इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके। ठीक है, तो ये था इस प्रोजेक्ट का मेन मकसद। ठीक, तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है ना, विथ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, और ये सब कुछ संभव क्यों हो पाया? क्योंकि आपके जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक नाम का एक आप टॉपिक पढ़ेंगे, आपके पास एक प्रॉपर चैप्टर भी है जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, टेक्निक वेयर इट वाज पॉसिबल टू आइसोलेट, आप डीएनए को आइसोलेट कर सकते हैं, उसकी बहुत सारी क्लोनिंग करवा सकते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पढ़ा है ना आपने, PCR, of any piece of DNA and availability of simple and fast techniques for determining DNA sequence, वो भी हमारे पास है, सैंगर मेथड। ठीक है, a very ambitious project of sequencing human genome was launched in the year 1990। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि ये तो आपको मकसद समझ में आ गया कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्यों जरूरी था, है ना, आखिर क्यों साइंटिस्ट के दिमाग में आया कि ऐसा काम करना चाहिए। अब बात आती है कि आपके नीट में क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, या अगर आप किसी बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ क्वेश्चंस ये आते हैं कि व्हाई ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज कंसिडर्ड एज अ मेगा प्रोजेक्ट। ठीक है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को एक मेगा प्रोजेक्ट क्यों बोला गया था, ठीक है, या क्यों बोला गया? तो सबसे पहली चीज़ आप एक बात समझ लें कि कोई भी प्रोजेक्ट अपने आप में बड़ा इसलिए कहलाती है, तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इसलिए मेगा प्रोजेक्ट बन गया, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ये इसलिए एक मेगा प्रोजेक्ट बन गया, इसे हम HGP भी कहते हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज अ मेगा प्रोजेक्ट। कैसा प्रोजेक्ट था ये? मेगा प्रोजेक्ट, यानी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट। कोई भी प्रोजेक्ट बड़ा कब होता है, कोई भी फंक्शन बड़ा फंक्शन कब होता है? जब उसके पीछे की लागत बड़ी होती है, उसके पीछे का समय बहुत बड़ा होता है ना। तो ये मेगा प्रोजेक्ट कहने के पीछे ये रीज़न था मेनली कि इसके पीछे का जो समय है, जो लागत है, जो पैसा लगने वाला है, वो बहुत ज़्यादा है। अब आप ये समझ लें, सबसे बड़ा चीज़ आप कहेंगे मेगा के पीछे इसकी कॉस्टिंग, कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा थी। तो आप कहेंगे क्यों, कॉस्ट कैसे आपने बताया कि बहुत ज़्यादा है? कॉस्ट इसलिए ज़्यादा है क्योंकि अगर आप एक पूरी डीएनए की बात करें, ह्यूमन डीएनए की, तो हमारे पास 3 यानी 3 × 10⁻9 बेस पेयर्स हैं। ठीक है, एक बेस पेयर को डिकोड करने के लिए, सीक्वेंसिंग करने के लिए $3 का खर्च था। इट कॉस्ट $3। तो 3 × 10⁻9 बेस पेयर को डिकोड यानी सीक्वेंस करने के लिए
इतना को $3 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, आपकी टोटल कॉस्ट निकल आएगी। तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया? टोटल कॉस्ट हो गया 9 इंटू 10⁻9, यानी कि कितना डॉलर? $9 बिलियन। 10⁻9 है तो बिलियन अब कहेंगे ना, $9 बिलियन। तो $9 बिलियन US डॉलर है ये। अब ये अपने आप में एक बहुत ही ह्यूज अमाउंट है, ठीक है, इसलिए ये प्रोजेक्ट एक मेगा प्रोजेक्ट के अंडर में आया। दूसरी चीज़ कि आपने कहा कॉस्ट, दूसरा फीचर है इसके पीछे की का जो समय है वो टाइम, इसके पीछे का वक्त, टाइम कितना लगा। तो अगर हम कहें कि इसको हमने स्टार्ट किया 1990 में, 1990 में हमने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था, ठीक है। देखिए एनसीईआरटी में मेंशन्ड है 1990, ये है ना, यहाँ पर मेंशन है 1990 में। तो 1990 में हमने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया और ये 2003 में आकर ये कंप्लीट हुआ। ये है इसका ईयर ऑफ कंप्लीशन, ईयर ऑफ कंप्लीशन। लेकिन ताज्जुब की बात ये है कि अभी भी ये ईयर ऑफ कंप्लीशन है ना, यानी कि ये वक्त कितना लगा, एक तरह से कितने साल का वक्त लगा? 13 साल, है ना, 13 ईयर्स, 13 ईयर्स लगे टोटल। आप ये देखें 13 ईयर्स। लेकिन यहाँ आपको एक बात नोट करनी पड़ेगी, और वो ये बात नोट करनी पड़ेगी कि इसमें 3 ईयर्स एक्स्ट्रा और लगे थे, 3 ईयर्स एक्स्ट्रा लगे थे। आप कहेंगे क्यों ये 3 ईयर्स एक्स्ट्रा क्यों लगे थे? ये 3 ईयर्स एक्स्ट्रा लगे थे टू सीक्वेंस क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 1। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप अपने नोटबुक में कंप्लीट लिखेंगे, है ना। टू सीक्वेंस क्रोमोसोम नंबर 1 इट टुक एक्स्ट्रा 3 ईयर्स, 3 साल एक्स्ट्रा लगे। तो अगर हम कहें कि इंटायर पूरी प्रोजेक्ट क्रोमोसोम नंबर 1 को लेकर कब कंप्लीट हो गई, तो वो हो गई 2006 में, ठीक है। हमारा शुरू में अंदाज़ा था कि हम 2003 तक ये काम कर ले, हमने कर लिया, लेकिन एक क्रोमोसोम को छोड़कर, दैट इज़ क्रोमोसोम नंबर 1। अब क्रोमोसोम नंबर 1 के लिए एक्स्ट्रा 3 साल हमें और लगाने पड़े। क्यों ऐसा हुआ कि क्रोमोसोम नंबर 1 को अकेला हमें 3 साल देने पड़े? ऐसा इसलिए क्योंकि क्रोमोसोम नंबर 1 है वो सब में सबसे बड़ा क्रोमोसोम है, ठीक है। ये जितने भी क्रोमोसोम आप देखते हैं, देखिए एक्चुअली क्रोमोसोम नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये जो नाम है, ये नाम इसके साइज की वजह से है, लेंथ की वजह से है ना। तो लेंथ सबसे लंबा है 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, ऐसा। और इसीलिए आप XY यानी कि क्रोमोसोम नंबर 1, देन 2, है ना, देन 3, और इसीलिए सबसे लास्ट में आप क्या लिखते हैं? X क्रोमोसोम के बाद आप क्या लिखते हैं? Y क्रोमोसोम। Y इज द स्मॉलेस्ट वन, है ना। YX आप नहीं लिखते, आप XY लिखते हैं। तो ये जो सीक्वेंस जो आप लिखते हैं, फॉलो करते हैं, ये इसके साइज के अकॉर्डिंग है। सबसे बड़ा क्रोमोसोम नंबर 1, सबसे स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम नंबर Y, ठीक है। तो आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। इसके टाइम, यानी कि ये इसको मेगा प्रोजेक्ट बोलने के पीछे इसकी कॉस्टिंग आ गई, इसके पीछे का समय आ गया, यानी कि टाइम आया, कितना टाइम लग रहा है। और एक और चीज़, बहुत बड़ी चीज़, वो ये है कि इस प्रोजेक्ट को करने के लिए हमें क्या चाहिए था? हमें चाहिए था कि अगर हम इस इंफॉर्मेशन को, अब आप एक बात बताएं, आप इस DNA के सीक्वेंसिंग को कर रहे हैं, ठीक है। अब आप इसके नोट को करेंगे तो कहीं भी, अब जैसे मान लीजिए आपके पास ये आया कि यहाँ पर ATGCC और ऐसी, मैंने तो छोटा लिखा है, बहुत बड़ा सीक्वेंस होता है, और ये सीक्वेंस है। आप इसको कहीं तो लिखेंगे, याद तो करना पॉसिबल है नहीं, है ना। 3 × 10⁹ बेस पेयर की बात है, ठीक है। तो ये आपके दिमाग में रखने वाली बात तो है नहीं कि आप इसे याद कर लें, ठीक। अच्छा, यानी कि आप कहीं नोट करके रखेंगे। तो आपको पता है, अगर आप इसकी इंफॉर्मेशन को कहीं आप नोट करने जाएं, कहीं आप इसको राइट करने जाएं, इसकी इंफॉर्मेशन को कहीं नोट करने जाएं, तो आपको पता है, अगर एक ये पेज है, अगर एक पेज है, एक पेज, अगर एक पेज पर आप 1000 लेटर्स लिखते हैं, 1000 लेटर्स आप लिखते हैं, अंदाज़ा लगाइएगा ध्यान से,
अगर एक पेज पर आप 1000 लेटर्स लिखते हैं, जैसे ATGC ये सारे चीज़ें इंफॉर्मेशन लिखते हैं 1000 तक, ठीक है। तो मान लीजिए एक बुक के अंदर, एक बुक, इस बुक में कितने नंबर ऑफ पेजेस हैं? मान लीजिए एक बुक आप ऐसा बना रहे हैं जिसमें 1000 पेजेस हो, 1000 पेजेस हो। ऐसे ऐसे बुक जिसमें 1000 पेजेस हो, ऐसे आपके पास 1300 बुक्स की ज़रूरत पड़ जाएगी। यानी कि 1300 बुक्स की ज़रूरत पड़ेगी 3 × 10⁹ बेस पेयर्स को की सीक्वेंसेस को लिखने के लिए। आप मान लीजिए एक बहुत अच्छी खासी लाइब्रेरी तैयार हो जाएगी, आप लिख तो लेंगे, लेकिन ज़रूरत पड़ेगी तो आप रिट्राइव कैसे करेंगे डेटा कि कहाँ पर हमने कौन सा सीक्वेंस लिखा था? इम्पॉसिबल है ना? ऐसा नहीं कि बहुत कठिन है, एटलीस्ट इम्पॉसिबल है, ठीक है। रिट्राइव द डेटा इम्पॉसिबल है। तो इसके लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी? हमें एक ऐसे सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी जो इस इंफॉर्मेशन को रख सके, सेव कर सके, जहां हम डेटा पुट कर सके, एंट्री कर सके, और जब ज़रूरत पड़े तो वी कैन रिट्राइव द डेटा। तो इसके लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ी? ये हमने राइट वाला मेथड इसलिए आपको बताया ताकि आप एक अंदाज़ा लगा सकें कि कितना बड़ा मुश्किल था इसके इंफॉर्मेशन को जस्ट रखना। तो इसके लिए हमें एक अलग एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ी जिसका नाम था बायोइन्फॉर्मेटिक्स। तो इसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ी? अ लार्ज अमाउंट, क्योंकि यहाँ से डेटा कैसा बन गया? लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। सो अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा विल बी जनरेटेड, वो तो जनरेट होगा ही, विल बी जनरेटेड, है ना। सो टू सेव द डेटा, टू सेव दैट डेटा, उन डेटा को हमें सेव करना है, एंड टू रिट्राइव द डेटा, यानी कि डेटा को सेव करके जब जरूरत हो तो हम निकालें। टू रिट्राइव द डेटा, टू रिट्राइव द डेटा, रिट्राइव दैट डेटा, ठीक है। वेन एवर रिक्वायर्ड, या आप लिखे वेन रिक्वायर्ड, जब जरूरत हो तो हम डेटा को रिक्वायर भी कर सके, है ना। अ सेपरेट branch of biology is required, a branch separate branch of biology is required, separate branch of biology is required, biology is required। और उसी सेपरेट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसने इस सारे काम को बहुत आसान कर दिया, उसी को हम कहते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स, यानी बायो इन्फॉर्मेटिक्स। जब आप लाइफ साइंस लेते हैं तो आपके पास एक पेपर आता है बायोइन्फॉर्मेटिक्स का, है ना, वो भी आपको पढ़ना होता है। सो बायोइन्फॉर्मेटिक्स वाज फॉर्म्ड, ठीक है। देखिए कितना बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है कि उसे करने के लिए हमें एक सेपरेट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी की जरूरत पड़ गई, है ना। चलिए, तभी तो हम ये काम कर पाएंगे। नाउ अब बात करते हैं नेक्स्ट, यानी कि सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली जो अब तक हमने एनसीईआरटी में देखा, है ना। तो बिग मेगा प्रोजेक्ट कहने के पीछे क्या रीज़न था? अब चलिए अपने एनसीईआरटी पर। यू कैन इमेजिन द मैग्नीट्यूड एंड द रिक्वायरमेंट्स फॉर द प्रोजेक्ट इफ वी सिंपली डिफाइन द एम्स ऑफ द प्रोजेक्ट एज फॉलोज। आप देखिए तो ह्यूमन जीनोम इज सेट टू हैव अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁹ बेस पेयर, इतना है। एंड इफ द कॉस्ट ऑफ सिक्वेंसिंग रिक्वायर्ड इज $3 पर बेस, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या जरूरत पड़ेगी? टोटल में हमें $9 बिलियन की जरूरत पड़ जाएगी, ओके। तो ये एक ह्यूज अमाउंट है। फर्दर इफ द ऑब्टेन्ड सीक्वेंसेस वेयर टू बी स्टोर्ड इन टाइप्ड फॉर्म इन बुक, अगर हम टाइप्ड फॉर्म में एक बुक में अगर हम सेव करना चाहें, एंड इफ ईच पेज ऑफ द बुक कंटेन्ड 1000 लेटर्स, हर एक पेज में 1000 लेटर्स हो और हर बुक में 1000 पेजेस हो, तो ऐसे ऐसे हमें 3300 बुक्स की ज़रूरत पड़ जाएगी इन पूरे इंफॉर्मेशंस को रखने के लिए, जो कि एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा, है ना। सीक्वेंस फ्रॉम अ सिंगल ह्यूमन सेल, द इनॉर्मस अमाउंट ऑफ डेटा एक्सपेक्टेड टू बी जनरेटेड ऑल्सो नेसेसिटेड द यूज ऑफ हाई स्पीड कंप्यूटेशनल डिवाइसेस फॉर डेटा स्टोरेज एंड रिट्राइवल। तो ऐसे हमें एक ज़रूरत है कि हम
वहाँ पर इतने ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को रख भी सकें और जब ज़रूरत पड़े तो हम रिट्राइव भी कर सकें एंड एनालिसिस भी कर सकें. HGP was closely associated with the rapid development of a new area in biology called bioinformatics. Very important. I think ये पॉइंट आपको एक एक लाइन यहाँ से समझ में आ रही होगी, है ना. जैसा कि हमारे चैनल का नाम है NCERT लाइन बाय लाइन, तो उसको हम हमेशा जस्टिफाई करेंगे, है ना. और कभी भी आप जब भी किसी क्लास की वीडियोस आप देखना शुरू करें तो आप ऐसा नहीं कि स्क्रॉल कर दें 1 सेकेंड 2 सेकेंड. आप कभी भी किसी क्लास को तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक आप उसमें थोड़ा वक्त नहीं देंगे, है ना. हर टीचर के समझाने का एक तरीका होता है, आप थोड़ा वक्त दें चीज़ें, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि किसी भी चीज़ को, टॉपिक को, मैं तो ये मानकर चलती ही नहीं कि आपको कुछ भी आ रहा है ना. ये मानकर चला जा रहा है कि आप ये टॉपिक पहली बार पढ़ रहे हैं, तो इसलिए इसको पूरे बेस से समझाया जा रहा है. ठीक है, तो आप इस पूरे वीडियोस को ध्यान से पूरा देखेंगे तब बिल्कुल क्लियरली समझ में आएगा, कहीं भी कोई डाउट नहीं होगी. और अगर आपने अपने साथ NCERT बुक लेकर रखा है, नोटबुक लेकर रखा है, चीज़ों को ध्यान से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, हो ही नहीं सकता कि आपको टॉपिक समझ में ना आए. ठीक है, और कोई भी चीज़ अगर कहीं डाउट भी होती है तो आप कमेंट सेक्शन का यूज़ बेफिक्र होकर कर सकते हैं. फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू द टॉपिक. नाउ अब आगे चलते हैं. यहाँ है गोल्स ऑफ HGP. ये ऐसा फेवरेट क्वेश्चन है जो नीट को भी बहुत पसंद है और आपके बोर्ड एग्जाम्स वालों को भी बहुत पसंद है. ठीक है, कि इसका गोल क्या है आखिर. तो गोल्स ऑफ HGP यहाँ पर अगर हम देखें तो सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट गोल्स ऑफ HGP वेयर एज फॉलोज. सबसे पहली चीज गोल की अगर हम बात करें तो आइडेंटिफाई ऑल द अप्रोक्सीमेटली 20,000 to 25,000 जीन्स इन ह्यूमन DNA, है ना. हमें क्या करना है, टू फाइंड, बेटर होगा कि हम इनको हम सेपरेटली यहाँ पर भी लिखते चलें. तो यहाँ पर क्या है, गोल्स है ना. गोल्स ऑफ HGP, गोल्स ऑफ HGP, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का गोल क्या है. ठीक है, एम क्या है, बेटर टू से. तो गोल या एम क्या है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का. तो सबसे पहली चीज हमारा गोल ये है कि हमें पता करना है, क्या पता करना है, टू फाइंड अप्रोक्सीमेटली 20,000 टू, आप लिख सकते हैं टू 25,000 जो आपकी बॉडी में जीन्स हैं, जीन्स विच आर प्रेजेंट, जीन्स विच आर प्रेजेंट in human genome, in human genome. ठीक है, उनको पता करना है. यानी कि जो हमारी बॉडी में 20,000 से 25,000 तक जो जीन्स है उनके बारे में हमको पता करना है. ये हमारा गोल है. हमारा कुछ और गोल है. क्या गोल है, हमें सीक्वेंस करना है, हमें सीक्वेंसिंग पता करनी है, हमें सीक्वेंस करना है. टू सीक्वेंस इतने बेस पेयर्स जो 3 बिलियन बेस पेयर्स है ना, 3 × 10⁹ बेस पेयर, ये हमें पता करना है ना. ये हमें सीक्वेंस करना है. और भी हमारा एम है क्या, हमें इनकी इंफॉर्मेशन को स्टोर भी करना है. हमें इनकी इंफॉर्मेशन को स्टोर, दैट इंफॉर्मेशन, हमें इनकी इंफॉर्मेशन को स्टोर भी करना है ना. कहाँ, इन डेटाबेस. बायोइन्फॉर्मेटिक्स इसका जिक्र हमने किया, वहां पर हमें इसको स्टोर भी करना है ताकि जब जरूरत हो तो हमें इसे रिट्राइव कर सके. ठीक है, अच्छा. उसके बाद हमें इनको क्या करना है, हमें बहुत बड़ा चीज, हमें इसको करने के साथ साथ हमें एक और चीज पर ध्यान देना है, टू लुक फॉर एथिकल, सोशल एंड लीगल इश्यूज. और इसको ठीक करने के लिए, इस एथिकल, सोशल एंड लीगल इश्यूज को ठीक करने के लिए हमने ESIL को इस्टेब्लिश किया, टू डील विथ एथिकल, सोशल एंड लीगल इश्यूज. आपको पता है ये क्या है, ध्यान से सुनिएगा बात. ये एक्चुअली बात ये है कि जिस दौरान की ये बात है ना, उस वक्त अपने आप में DNA वर्ड यूज करना अपने आप में ऐसा लगता था कि हम कुछ इलीगल बात कर रहे हैं,
है ना। जैसे कि होती है ना, जनरेशन गैप से चीज़ें आसान होती जाती हैं। जैसे आप देखिए कि अगर आप अपने एक जनरेशन पीछे चले जाएं या अपने ग्रैंड पेरेंट्स वाली एज में चले जाएं, वहाँ लव मैरिज करना इतना आसान नहीं था, है ना। आप सिर्फ लव मैरिज की बात कर लेना तो ऐसा लगता था कि पता नहीं कितना बड़ा क्राइम हो गया या कुछ अलग बात है। यहाँ तक कि एक लड़के और लड़की को बात करते हुए देख लेंगे तो वो तो सीधा यही समझेंगे कि कुछ गड़बड़ है, कुछ घोटाला चल रहा है, तभी ये दोनों बात कर रहे हैं, है ना। कुछ गड़बड़ है, यानी कि लड़के लड़की का बात करने का मतलब ही सिर्फ एक ही था कि कुछ गड़बड़ है ना। आज के दिन में चीज़ें चेंज हो गई हैं, बदल गई हैं। आज के दिन में जो एजुकेशन, जैसे जैसे हमारे समाज में एजुकेशन आता रहता है, तो एजुकेशन ने बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे मिथ्स को, इन सबको क्लियर करने के लिए, जैसे होता है ना, किसी रूम में अंधेरा है, आप अंधेरे को नहीं भगा सकते, लेकिन उसी अंधेरे रूम में अगर आप एक रोशनी जला देते हैं तो अंधेरा अपने आप गायब हो जाता है। तो कहीं भी अगर इलिटरेसी वाले कॉन्सेप्ट, वहाँ लिटरेट को यानी कि एजुकेशन को ले आइए, ये सारी चीज़ें अपने आप हट जाएंगी। आज के डेट में एजुकेशन ही है जिसने बहुत सारी चीज़ों को सॉल्व किया है। अब जिस वक्त की बात है, वहाँ डीएनए का नाम लेना अपने आप में, अच्छा डीएनए का नाम ले रहे हैं, ज़रूर कुछ चीज़ है। यानी कि डीएनए का नाम लेना मतलब समथिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग इलीगल, है ना। तो ऐसे लोगों से निपटना, क्योंकि अगर आप कुछ बड़ा काम करना चाहें और एक बड़ा सा समुदाय, बड़ा सा समूह उसके अगेंस्ट में खड़ा हो जाए, तो आप अपने काम को आसानी से नहीं कर पाएंगे। तो बेटर होगा कि एक ऐसा समूह, एक ऐसा ग्रुप एक डेवलप किया जाए जो उनसे डील करे, है ना। तो उसी की वजह से उन इश्यूज को डील करने के लिए ईएसएलआई को संगठित किया गया, ताकि वो एथिकल, सोशल एंड लीगल कुछ इस तरह के इश्यूज हो उनको डील कर सके, उनको सॉल्व कर सके। तो ये यही है, ठीक है। आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा ना। अब एक नोट वाली बात यहाँ ये है कि नोट यहाँ पर ये है कि जब हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट किया, ठीक है, तो उसके सक्सेस के बाद कुछ और भी ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी सीक्वेंसिंग की गई। सम अदर ऑर्गेनिजम्स, अभी हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर लाए क्योंकि ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। तो सम अदर ऑर्गेनिजम्स were also, ठीक है, sequenced. Genome of some other organisms were also sequenced. ठीक है ना। अब यहाँ पर जो किए गए जिन ऑर्गेनिजम्स का, उनका नाम क्या क्या है? उनका नाम है यहाँ पर, जैसे कि ईस्ट में हो गई है सीक्वेंसिंग, हमारे पास इंफॉर्मेशन है। बैक्टीरिया में हो गई है, ठीक है। हमारे पास सीक्वेंसिंग ड्रोसोफिला में हो गया है, जिसे आप फ्रूट फ्लाई कहते हैं। ड्रोसोफिला मिलानोगैस्टर फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला में हो गया है। हमारे पास सीक्वेंसिंग राइस में हो गई है, हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है सी एलिजेंस करके, ठीक है, इसमें हो गई है। ये एक तरह का निमैटोड है, नॉन पैथोजेनिक होता है, ये एक तरह का निमैटोड है, निमैटोड, ये नॉन पैथोजेनिक होता है, ठीक है। तो इनमें हमारे पास सीक्वेंसिंग, जैसा कि ह्यूमन में हमने किया, इनमें भी हो चुकी है ह्यूमन के सक्सेस के बाद, ठीक है, इनमें भी हो चुकी है। ये नोट पॉइंट है, आप नोट कर लें। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि ह्यूमन के अलावा और किन किन में ये सीक्वेंसिंग हो चुकी है, तो ये आपके पास एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। अब हम आते हैं अपने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के मेथोडोलॉजीज को लेकर कि कौन सा मेथड एक्सेप्ट किया गया। मेथोडोलॉजी क्या क्या थे? मेथोडोलॉजी, ठीक है, मेथोडोलॉजी क्या था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का, ठीक है। तो एनसीईआरटी को बेटर होगा पहले हम देख लें। तो ये गोल आपके पास क्लियर है ना, गोल क्लियर है, ठीक है। 13 ईयर मैंने बोला क्योंकि 1900 में हमने शुरू किया था, 1990 में, 1919 में, और कब तक कंप्लीट हो गया था? 2003। तो 13 साल का वक्त लगा, यही 13 ईयर्स लिखे हुए हैं। प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटेड बाय, हाँ, इस प्रोजेक्ट को करने में कौन कौन से, और दिस प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड इन 2003। नॉलेज अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ डीएनए वेरिएशंस among individuals can lead to evolutionary new ways to diagnose, treat and someday prevent the thousands of, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। डिसऑर्डर को कैसे ठीक करने के लिए यूज़ किया गया,
ठीक है, इसका डिस्कशन हम बाद में करेंगे, इन तीनों का डिस्कशन हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे इसकी मेथोडोलॉजीज क्या क्या थी। ठीक, मेथोडोलॉजीज क्या क्या थी। यहाँ पर ये दिया हुआ है कि डीएनए सीक्वेंस कैन लीड टू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर नेचुरल कैपेबिलिटीज। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम देखें तो इसकी सीक्वेंसिंग मेनली नॉन ह्यूमन मॉडल के ऊपर भी हमने कर लिया है, जैसे बैक्टीरिया के ऊपर, ईस्ट के ऊपर, एलिगेंस के ऊपर, फ्री लिविंग नॉन पैथोजेनिक निमेटोड है जिसका नाम हमने लिखा। ठीक है, वो जो सी डॉट लिखा था एक्चुअली वो यही है। ठीक है, ड्रोसोफिला के ऊपर हमने किया जो एक फ्रूट फ्लाई है, प्लांट के ऊपर हमने किया है, राइस के ऊपर किया है। ठीक है, उसके बाद हमने हैव ऑल्सो बीन सीक्वेंस। तो ये एग्जाम्पल्स आपको दिमाग में रखने हैं, ये आता है क्वेश्चन के फॉर्म में। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं मेथोडोलॉजीज के ऊपर। मेथोडोलॉजीज कौन कौन से मेथड हमने अप्लाई किए। ठीक है, इसके बाद हम जिक्र करेंगे, आप ये ना सोचे कि मैम ने इस पॉइंट को स्किप किया है, क्योंकि इसकी इंफॉर्मेशन बाद में हमें डिस्कस करनी है मेथोडोलॉजी के बाद। ठीक है, इसलिए हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम मेथोडोलॉजी को फोकस करेंगे। तो देखिए होता क्या है कि जब भी आप किसी बड़े काम को करने जाते हैं, ठीक है, तो आप क्या करते हैं कि आप कुछ लोगों से डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली मैंने ये ऐसा सोचा है और इस काम को कैसे करना चाहिए। एक्चुअली आप उनसे राय लेते हैं इस खोज में कि मैं राय लेता हूँ, हो सकता है जहाँ मेरा दिमाग ना गया हो वहाँ सामने वाले का दिमाग जाए, हो सकता है मैं इसके पॉजिटिव पॉइंट सोच रहा हूँ, कुछ नेगेटिव नहीं सोच पा रहा है, हो सकता है सामने वाला इंसान इसके कुछ ऐसे नेगेटिव बारे के पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करे जो कि मैंने ध्यान ही नहीं दिया, है ना, क्योंकि है तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट। तो कभी भी हम किसी बड़े प्रोजेक्ट के बारे में सोचते हैं तो उस 4 लोगों से राय जरूर लेते हैं, है ना, उसके बाद जो हमें बेस्ट लगता है उसको हम फॉलो करते हैं। ठीक है, ऐसा ही करते हैं ना। चलिए, तो उसी तरह से इस मेथोडोलॉजीज में इसमें भी कुछ अप्रोचेस थे, यानी कि मेथोडोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम इसमें अप्रोच की बात कर रहे हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ अप्रोचेस की बात कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ अप्रोचेस की बात कर रहे हैं विच वेर इन्वॉल्व्ड। ठीक है, यहाँ पर किस में, तो इन एचजीपी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में कौन कौन से अप्रोचेस इन्वॉल्व थे। तो जनरली इसमें 2 बड़े अप्रोच इन्वॉल्व हुए, है ना, बड़े अप्रोच इसमें इन्वॉल्व हुए, 2 मेन अप्रोचेस। अब आप बात कहेंगे कि 2 मेन अप्रोचेस कौन कौन से, तो जैसे होता है ना कि 2 बड़े अप्रोच इसमें आए। एक का मत ये था, कुछ ग्रुप ऑफ जो लोग थे उनका ये मत था कि हम इतना पैसा लग रहा है, इतना वक्त लग रहा है ना, तो हम क्यों पूरी सीक्वेंस को हम सीक्वेंस कर रहे हैं। हमें पता है कि डीएनए के कुछ ऐसे भी पार्ट्स होते हैं, क्योंकि हमने ट्रांसलेशन तो पढ़ा ही है कि कुछ नॉन कोडिंग रीजन्स भी होते हैं, है ना, जो प्रोटीन नहीं बनाते, हमने पढ़ा है ट्रांसलेशन में। तो क्यों हम उनके पीछे वक्त और समय बर्बाद कर रहे हैं, पैसे बर्बाद कर रहे हैं। तो हम क्यों ना सिर्फ उसी को सीक्वेंस करें जो एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो ये कुछ मत ऐसे कह रहे थे to sequence only the expressed reasons। अब आपको बात समझ में आ गई होगी आखिर, है ना, आई थिंक बात समझ में आई। तो कुछ लोग ऐसे मत में थे कि हम क्यों उनके पीछे समय और पैसा बर्बाद करें जो कि एक्सप्रेस करते ही नहीं है, दे आर नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस, क्योंकि ट्रांसलेशन तक हमें इंफॉर्मेशन तो पता चली गई थी। तो वो कह रहे थे कि हम समय इसमें क्यों बर्बाद करें, टू सीक्वेंस द एक्सप्रेस रीजन, सिर्फ हम यही करते हैं। ठीक है, तो कुछ मत ऐसा कह रहा था कि कोई बात नहीं, वो एक्सप्रेस करे या नहीं करे, हमें डीएनए की इंटायर सीक्वेंसिंग करनी चाहिए, है ना। तो ये मत इस फेवर में था कि टू सीक्वेंस द इंटायर डीएनए, इंटायर डीएनए, चाहे वो कोडिंग हो यानी कोड करता हो या नॉन कोडिंग हो, नॉन कोडिंग हो। ठीक है, नॉन कोडिंग हो। सो कोडिंग एंड नॉन कोडिंग रीजन बोथ। ठीक है, बोथ को हम करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर सोच विचार कर फिर ये देखा गया कि भाई बाद में चल के हमारे पास तो सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तो सारी इंफॉर्मेशन के लिए हमें तो पूरी सीक्वेंस को कोड करना पड़ेगा, पूरी सीक्वेंस को डिकोड करना पड़ेगा। तो टू सीक्वेंस द इंटायर डीएनए, है ना, दैट इज कोडिंग एंड नॉन कोडिंग बोथ को हामी मिली, हरी झंडी मिली,
और इसी को हम कहते हैं सीक्वेंस एनोटेशंस। सीक्वेंस एनोटेशंस, यही इसी को झंडी मिली कि नहीं भाई करना तो चाहिए हमें टू इंटायर डीएनए, क्योंकि हम ह्यूमन जीनोम की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ उसी की बात नहीं कर रहे हैं जो एक्सप्रेस करे। तो हमें भले पैसा लगे, टाइम लगे, लेकिन हमने एक बार हाथ डाला है इस काम के ऊपर, तो हम पूरा प्रोजेक्ट करेंगे, पूरी कोडिंग हो या नॉन कोडिंग हो, हम इंटायर डीएनए की सीक्वेंसिंग करेंगे और इसी को हरी झंडी मिली, यही किया गया। तो आई थिंक ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अच्छा आप कहेंगे कि इसको तो हमने एक सीक्वेंस एनोटेशन बोला, इसका भी क्या कुछ नाम है? टू सीक्वेंस ओनली एक्सप्रेस रीजंस, इसका भी कुछ नाम है? हाँ जी, इसका भी नाम है, इसका नाम है एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स, EST। इसको बोला गया EST, यानी कि एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स। ठीक, तो आप अगर क्वेश्चन आता है कि अप्रोचेस में कौन से अप्रोचेस फॉलो किए गए, सीक्वेंस एनोटेशन या EST, तो आप कहेंगे सीक्वेंस एनोटेशन। या क्वेश्चन में आ जाएगा कि व्हाट डज EST मीन्स, तो आप कहेंगे टू सीक्वेंस ओनली द एक्सप्रेस्ड रीजंस। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। चलिए अब हम आगे चलते हैं, है ना। तो यहाँ पर NCERT देखें आप। The methods involve two major approaches. One approach focused on identifying all the genes that expressed as RNA, expressed sequence tags ESTs, और दूसरा जो था वो क्या था, वो था sequence annotations, है ना। तो sequence annotation क्या था? The other took blind approach, भाई आंख बंद करके जितने हैं इंटायर को हमें करना है, अब simply sequencing the whole set of genome that contained all the coding and non-coding sequence and later assigning different regions in the sequence with functions, a term referred to as sequence annotation, और इसी को हरी झंडी मिली, हमने यही किया। ठीक है, नाउ आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसको करने के लिए हमें कुछ क्लोनिंग वैक्टर की जरूरत पड़ी, जिसका नाम है BAC, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। बैक्टीरिया आप देख सकते हैं प्रोकैरियोटिक और ईस्ट आप देख सकते हैं कि यूकैरियोटिक। ठीक है, चलिए तो इसके लिए क्या है इंफॉर्मेशन। फॉर क्लोनिंग वैक्टर, अगर पूछा जाए कि फॉर क्लोनिंग वैक्टर क्या क्या हमने देखा, क्या क्या हमने यूज किया, तो फॉर क्लोनिंग, आप जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ते हैं तो क्लोनिंग वैक्टर का नाम पढ़ते हैं ना। फॉर क्लोनिंग वैक्टर, ये वहां पर बहुत डिटेल में पढ़ाई जाती है जेनेटिक इंजीनियरिंग में। फॉर क्लोनिंग वैक्टर YAC यानी ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एंड BAC बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ये क्या है, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एंड BAC बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ठीक है, ऐसा क्यों लिया गया? बिकॉज नोट करके लिख सकते हैं आप, बिकॉज दे कैन क्लोन लार्ज साइज्ड DNA, इसलिए। ठीक है, इसलिए इनको लिया गया। ठीक है, तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई। और इसकी सीक्वेंसिंग को अलाइन करने के लिए, जैसे मान लीजिए ये पूरी DNA है, ये एक पूरा का पूरा DNA है। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते क्या है, इस DNA का फ्रैगमेंटेशन करवाते हैं। फ्रैगमेंटेशन का मतलब होता है हम इसके पीसेस करवाते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए इस पीस का नाम A है, इसका नाम B, C, D, E, F, G और H है, इतने पीसेस हो गए। तो हर पीस की फिर हम क्लोनिंग करवा देंगे। क्लोनिंग करने का मतलब यानी कि यहाँ पर हमने क्या किया, इसका फ्रैगमेंटेशन करवाया, टुकड़े करवाए, फ्रैगमेंटेशन करवा दिया। ठीक है, अच्छा बड़े काम को करने के लिए क्या करना पड़ता है, बड़े काम को हम छोटे काम में बांट देते हैं, फिर छोटे छोटे काम कर लेते हैं, अल्टीमेटली बड़ा काम फिर हम लाइगेट कर देते हैं, बड़ा काम डन। तो इसको हमने क्या किया, फ्रैगमेंटेशन करवा दिया। फ्रैगमेंटेशन करने के बाद हम सबकी क्लोनिंग करवा देंगे। ठीक है, क्लोनिंग क्यों करवाएंगे, क्योंकि A है, अगर मान लीजिए A किसी भी तरीके से खराब हो गया तो पूरे DNA को फिर से आइसोलेट करना पड़ेगा, है ना। तो उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, सबकी क्लोनिंग करवा देंगे। क्लोनिंग में उसके मल्टीपल कॉपीज तैयार हो जाते हैं PCR से। ठीक है, अब एक आपने किसी को दे दिया, एक दूसरा नंबर किसी को दे दिया, ऐसे बहुत सारे सैंपल साइज आपने बढ़ा दिए और तब जाकर आप डेटा लेंगे तो वो मोर एक्यूरेट निकलेगा, है ना।
और अगर कोई अगर मान लीजिए फ्रैगमेंट खराब भी हो गया तो आपके पास उसका दूसरा क्लोन पड़ा हुआ है, आप आराम से वो काम कर सकते हैं। लेकिन अब मुद्दे वाली बात ये है कि फ्रैगमेंटेशन, क्लोनिंग सब कुछ करवा दिया आपने, सीक्वेंस भी अगर आप जब पता कर लेंगे तो आखिर इस सीक्वेंस को आप ये कैसे पता करेंगे? ए का पता चल गया, बी का, सी का, डी का, क्योंकि अब तो ये फ्रेगमेंट अलग अलग हो गए ना, अब तो ये फ्रैगमेंट्स अलग अलग हो गए, है ना। इनके ऊपर ए बी सी डी तो लिखा नहीं हुआ है, वो तो हम पढ़ाने के लिए ले रहे हैं। तो आप ऐसा कैसे कर पाएंगे कि किस सीक्वेंस के बाद कौन है? यानी कि ए के बाद बी है और बी यही है, बी के बाद सी है और सी यही है, ये कहाँ से पता चलेगा? इसको पता करने के लिए एक मेथड है, उस मेथड के बारे में आपको पढ़ना नहीं है, सिर्फ आपको नाम जानना जरूरी है, वो है सैंगर्स मेथड। ये बहुत हायर स्टडीज में आपको पढ़ना होता है। अगर आप सिंपल, अगर आप बायो ले रहे हैं तो एमएससी में सैंगर्स मेथड ऑफ डीएनए सीक्वेंसिंग, ये मेथड बताती है कि किसके बाद कौन सी सीक्वेंस आएगी, इसके बाद कौन सा फ्रैगमेंट है। तो अभी इस यहाँ पर आपको सिर्फ ये नाम जानना है, सैंगर्स मेथड ऑफ डीएनए सीक्वेंसिंग, ठीक है। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके पास, देखिए यहाँ पर अगर आपने जब कर लिया, सैंगर्स मेथड भी देख लिया, है ना। द फ्रैगमेंट्स वर सीक्वेंस्ड यूजिंग ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसेस दैट वर्कड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मेथड डेवलप्ड बाय फ्रेडरिक सैंगर, और इन्हीं के नाम से हम बोलते हैं सैंगर्स मेथड, ठीक है, सैंगर। तो आई थिंक ये बात क्लियर ना। अब आती है नेक्स्ट पॉइंट, ये सब कुछ उसी के बारे में डिस्कस किया गया है। यहाँ पर बताया गया है उस क्रोमोसोम नंबर 1 के बारे में जो मैंने आपको इनिशियली इंफॉर्मेशन दिया था। These sequences were subsequently annotated and were assigned to each chromosome. The sequence of chromosome 1 first was completed only in May 2006. This was the last of the 24 human chromosome, 22 autosomes and XY to be sequenced, है ना। और ये क्रोमोसोम नंबर 1 को एक्स्ट्रा 3 साल लगे थे क्योंकि ये सबसे बड़ा क्रोमोसोम है ना। नाउ अब बात करते हैं यहाँ पर कि इस जगह पर मैंने आपको बोला था कि मैं इसको कराऊंगी लेकिन मेथडोलॉजी के बाद कराऊंगी, है ना, इस पॉइंट वाले को, ठीक है। एक्चुअली जब ये प्रोजेक्ट किया गया था तो कुछ एजेंसीज थी जो इसको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रही थी, है ना। जैसे आप मूवी भी देखते हो तो देखते हो ना यहाँ पर, तो यहाँ पर कुछ एजेंसीज थी जो इन्वॉल्व थी इसको फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए। तो एजेंसीज कुछ इन्वॉल्व थी इसमें, उन एजेंसीज का नाम आपको जानना है, एजेंसीज इन्वॉल्व। उन एजेंसीज जो इसमें इन्वॉल्व थी उसमें आपको नाम जानना है, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी। दूसरी एजेंसी थी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। एंड थर्ड एजेंसी थी वेलकम ट्रस्ट ऑफ यूनाइटेड किंगडम, वेलकम ट्रस्ट। ये कहाँ का है? यूके का, उत्तराखंड का नहीं, यूनाइटेड किंगडम का, ठीक है। तो ये 3 एजेंसीज थी, इन्होंने हेल्प किया उस प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो इन तीनों एजेंसीज का नाम इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ कंट्रीज थी जिन्होंने अपने अपने लेवल पर हेल्प किया, जैसे कि आपके पास चाइना था, जापान है, जर्मनी है, फ्रांस है ना, एंड अदर्स है, ठीक है ना। अब यहाँ पर इन तीनों का नाम आपको जानना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इन तीनों के नाम डायरेक्टली पूछे जाते हैं। अब उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ सेलिएंट फीचर्स आते हैं कि सेलिएंट फीचर्स आखिर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के क्या है ना, सेलिएंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। अगर आप कहें तो ये बोर्ड एग्जाम्स वालों को भी बहुत प्रिय है, ये क्वेश्चन लॉन्ग में दे देते हैं, 3 मार्क्स 5 मार्क्स में दे देंगे, और सेलिएंट फीचर का कोई भी एक फीचर उठाकर दे देंगे, या मोर देन 1 फीचर ट्रू फॉल्स में नीट में। तो ये जानने बहुत ज़रूरी है। अब एक एक फीचर क्या है ये देखिए। हुआ क्या कि सेलिएंट फीचर में ऑफ ह्यूमन जीनोम में देखें तो सम ऑफ द सेलिएंट ऑब्जर्वेशंस ड्रॉन फ्रॉम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हो गया, उसके बाद हमें ये पता चला, एक्चुअली हमें ये पता चला, अब तक तो जो भी गेसेस थी, अब रियलिटी हमें ये पता चली कि एक्चुअली ह्यूमन जीनोम में 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेसेस हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेटा याद रखेंगे।
द एवरेज जीन कंसिस्ट ऑफ 3000 बेसिस। जो ऑन एन एवरेज जो जीन होता है वो कितने बेसिस है उनमें? 3000, जिसमें कि साइज बहुत वेरी करता है। जो सबसे लार्जेस्ट ह्यूमन का जीन है वो है डिस्ट्रोफिन, लार्जेस्ट है डिस्ट्रोफिन। ये नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कितने बेसिस हैं? 2.4 मिलियन बेसिस इन्वॉल्व है ना। अच्छा, द टोटल नंबर ऑफ जीन्स इज एस्टिमेटेड एट 30,000। टोटल नंबर ऑफ जीन्स थे वो कितने थे? 30,000। पहले हमें पता है कितना हमें एस्टिमेशन था कि कितना अंदाजा कितना होगा? हम सोचते थे कि 80,000 से लेकर 1,40,000 जीन होंगे हमारी बॉडी में, लेकिन जब एचजीपी किया गया तब पता चला कि एक्चुअली हमारी बॉडी में नियरली 30,000 जीन्स है, जो कि हमारे एस्टिमेशन से बहुत कम है। ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल 99.9% न्यूक्लियोटाइड बेसिस आर एग्जैक्टली सेम इन ऑल पीपल। इस डेटा को आप बहुत दिमाग में अच्छे से रखेंगे कि अगर मैं हूँ, आप हैं, जितने भी इंसान हैं इस धरती के ऊपर, हम एक दूसरे से, हमारे पास अगर न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसेस अगर आप देखें तो 99.9% हम सेम हैं, यानी कि 100% में 99.9% सीक्वेंसेस हमारे आइडेंटिकल हैं, सेम है। यह हमें एचजीपी से पता चला। इसका मतलब हम एक दूसरे से 0.1% से वैरी करते हैं। और आपको पता है यही डेटा आपके दूसरे टॉपिक का जन्मदाता है। दूसरा टॉपिक आपका आएगा डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, ये वही 0.1% है डेटा जिसकी वजह से हम डीएनए फिंगर प्रिंटिंग कर पाएंगे, यानी कि हम ये समझ पाएंगे कि आखिर एक इंसान दूसरे इंसान से डिफर है तो उसमें इस 0.1% का ही हम हेल्प लेंगे। देन द फंक्शंस आर अननोन फॉर ओवर 50% ऑफ द डिस्कवर्ड जीन। जितने भी जीन हमें पता चले उसमें ऑलमोस्ट 50% ऐसे जीन्स थे जिनका कि हमें तो फंक्शन पता ही नहीं है। अब बताइए, ये तभी पता चल पाया ना जबकि हमने पूरी इंटायर डीएनए को सीक्वेंस किया। अगर हम एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स को फॉलो करते तो ये डेटा तो हम नहीं जान पाते, है ना। और हम ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाले 0.1% को भी नहीं जान पाते। नाउ लेस देन 2% ऑफ द ह्यूमन जीनोम कोड्स फॉर प्रोटीन। ये तभी संभव हो पाया कि पूरे जीनोम में 2% से भी लेस जीनोम का ही पार्ट है जो कि एक्चुअली प्रोटीन बना रहा है। ये इसीलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि हमने सीक्वेंस एनोटेशन को फॉलो किया। वेरी गुड। रिपीटेड सीक्वेंसेस मेक अप वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम। हम बहुत जगह देखेंगे कि रिपीटेड सीक्वेंसेस दिख रहे हैं। ठीक है, repeated sequences are stretch of DNA sequences that are repeated many times, है ना। now next, chromosome 1 has most gene। क्रोमोसोम नंबर 1 के पास सबसे ज्यादा जीन है क्योंकि ये सबसे बड़ा है, लगभग 2968 जीन, और इसीलिए इसको सीक्वेंस करने के लिए अलग से 3 साल लगा। और वाई क्रोमोसोम जो कि सबसे छोटा है उसके पास सबसे कम जीन है, 231 ओनली। ठीक है, अच्छा, साइंटिस्ट ने देखा कि बहुत जगह हमें एसएनपीज दिख रहे हैं। एसएनपी का मतलब होता है सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। इसको मैं समझाती हूँ आपको इस स्लाइड पे कि एसएनपी होता क्या है। एसएनपी, एसएनपी होता है सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, अब ये सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म का क्या मतलब है, इसको समझने के लिए आपको एक एग्जाम्पल समझना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक सीक्वेंस लिखा ATGGCCC। ठीक है, अच्छा, अब मान लीजिए दूसरा हमने सीक्वेंस लिखा AUGGGCCC, फिर लिखा ACGGGCCC, फिर AGGGCCC। तो अगर मैं ये कहूँ कि इनमें अगर इस सेकंड पोजीशन पर देखें तो बाकी सारी चीज़ें सेम है ना, लेकिन ये T की जगह यहाँ U, फिर बाकी सारी चीज़ें सेम, यहाँ पर उसकी जगह C, यहाँ G, और इसी की वजह से इसका अलग रूप, इसका अलग रूप, इसका अलग रूप और इसका अलग रूप। तो ये जो पॉलीमॉर्फिज्म, बहुत सारे रूप इसके दिखे, वो सिर्फ सिंगल न्यूक्लियोटाइड के चेंज की वजह से ही दिखे हैं।
ऐसे चीज़ों को, ऐसे लोकेशंस को हम बोलते हैं एसएनपीज, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमर्फिज्म। ओनली सिंगल न्यूक्लियोटाइड की चेंज की वजह से मिनी फॉर्म से राइज हो गए, इसी को हम बोलते हैं एसएनपीज। और इसके साथ ही पूरी की पूरी एप्लीकेशन एंड फ्यूचर चैलेंजेस जो आए आपके डीएनए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, ये आपके क्या थे? तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ड्राइविंग मीनिंगफुल नॉलेज फॉर द डीएनए सीक्वेंस विल डिफाइन रिसर्च थ्रू द कमिंग डिकेड्स leading to our understanding of biological system. This enormous task will require the expertise and creativity of tens of thousands of scientists from varied disciplines in both public and private sectors worldwide. ठीक है, आप जो है ना, आप इसके फील्ड में जितना चाहे उतना काम कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये ओपन फील्ड है ना। इसमें अपॉर्चुनिटीज बहुत 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 ज़्यादा है, करने को बहुत कुछ है ना। तो ये रहा आपका पूरा का पूरा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन। ठीक है, होप सो आपको ये क्लासेस समझ में आती होंगी, है ना। आपको बोर्ड पे चीज़ें दिखाई देती हैं, टीचर आपको दिखाई नहीं देते, तो ऐसा तो नहीं कि आपको पढ़ने में थोड़ी मुश्किल होती हो, है ना। टीचर के शक्ल से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कैसे भी हो, अच्छे हो खराब हो कुछ भी हो, है ना। तो मेन है कि आपकी पढ़ाई ढंग से होनी चाहिए। ठीक है, तो इसी की वजह से आपको टीचर नहीं दिखते, ताकि मेन कंसंट्रेशन आपका सिर्फ पढ़ाई पर हो, है ना। तो होप सो आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, अपनी तैयारी ढंग से करें, और कभी भी 1 मिनट 2 मिनट वीडियो देखकर कभी भी ना छोड़ें। पूरी आप क्लास करते हैं, 100% श्योरिटी के साथ कह रहे हैं, आपको चीज़ें समझ में आएंगी ही। ठीक है, और कोई भी अगर इससे रिलेटेड दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन का यूज़ बिल्कुल करें। ऐसे बच्चे जो किसी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको ज़रूरत हो इन चीज़ों की, तो आप उनको ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, अगर क्लासेस अच्छी लगे तो उसको बताना चाहिए कि हाँ क्लासेस अच्छी लग रहे हैं, आप इसको लाइक ज़रूर करें। ठीक है, मिलते हैं आपसे और सब्सक्राइब भी किया करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय।